संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, संगठन कल हो गया था कि वायुमंडल कैसे बनता है, उसकी बनावट के बारे में हम लोग जान गए थे। द एटमॉस्फेयर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर, वायुमंडल की संरचना। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वायुमंडल वायुमंडल है ना, को वायुदाब वायुदाब तथा तापक्रम के आधार पर वायुमंडल को वायुदाब तथा तापक्रम के आधार पर, ठीक है, निम्न स्तरों में या परतों में बांटा जाता है। ठीक है, वायुमंडल को वायुदाब तथा तापक्रम के आधार पर, ठीक है, निम्न स्तरों या परतों में बांटा जाता है ना। और कौन कौन से स्तर हैं? तो पहला है क्षोभ मंडल, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर, इंग्लिश में बोला जाता है ट्रोपोस्फियर। दूसरा है समताप मंडल, जिसको इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर। तीसरा मध्य मंडल, इसको इंग्लिश में मेसोस्फेयर। चौथा है आयन मंडल को ध्यान रखिएगा, ताप मंडल भी बोलते हैं, आयन मंडल को ही ताप मंडल भी बोलते हैं। ठीक है, आयन मंडल या ताप मंडल, इसको इंग्लिश में आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर कहते हैं, और पांचवा है बहिर्मंडल जिसको इंग्लिश में एक्सोस्फेयर कहते हैं। ठीक है, एक्सोस्फेयर कहते हैं। ये 5 मंडल है। ठीक है, वायुमंडल को किसके आधार पर? तो उसके वायुदाब और उसके तापक्रम के आधार पर, है ना, वायुदाब और तापक्रम के आधार पर मुख्य रूप से निम्न स्तरों में बांटा गया है। कितने स्तरों में? तो 5 लेयर में बांटा गया है। कौन कौन सा? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, और ताप मंडल या आयन मंडल को आयनोस्फेयर या थर्मोस्फेयर, या बहिर्मंडल को एक्सोस्फेयर कहते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे आप देखिए, आगे बढ़े।
हो गया, आगे बढ़ जाए? एक कोई जल्दी बता दीजिए। आगे बढ़ जाइए सर। यस सर। चलिए अब यहाँ पर देखिए, ये हो गया आपका अर्थ। यहाँ पर मान लीजिए यहाँ है ये इक्वेटर लाइन 0 डिग्री, और यहाँ है नॉर्थ पोल, और ये है साउथ पोल। ठीक है, ये पूरा अर्थ है। अर्थ में ये बीचों बीच में 0 डिग्री विषुवत रेखा हो गया, इसको हम लिख देते हैं इक्वेटर। और ये साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव, और ये नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, ये है ये है पूरा, ये है क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, इसको ट्रोपोस्फियर बोलते हैं। क्षोभ मंडल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, इसके अगर ऊंचाई का बात करें तो ऊंचाई में इसमें क्या होता है, अंतर होता है ना। विषुवत रेखा पर अलग ऊंचाई होता है और ध्रुवों पर अलग ऊंचाई होता है। तो इसका ऊंचाई कुल अगर हम लोग बात करें तो ऊंचाई होता है 8 से 18 किलोमीटर। ठीक है, क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होता है। ठीक है, और ये है क्षोभ सीमा। क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा, ठीक है, क्षोभ सीमा। अब यहाँ पहले क्षोभ मंडल के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्षोभ मंडल क्या होता है। कि धरातल से यानी पृथ्वी सतह से सबसे निचला या सबसे नजदीक का या सबसे सटा हुआ जो सीमा है वो क्षोभ मंडल ही होता है, क्षोभ मंडल कहलाता है। और ये बहुत ही वायुमंडल की सबसे पतली परत है, वायुमंडल की सबसे पतली परत है, और इसकी ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर, यानी कि विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई ज्यादा होता है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होता है। ठीक है ना, कम होता है। और यहाँ पर इसके बारे में इंपॉर्टेंस ये है कि इसके ऊपरी सीमा पर जो है वो तापमान कितना होता है, -80 डिग्री सेल्सियस, यानी कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होता है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी होता है, जिसको क्या कहते हैं, नॉर्मल लैप्स रेट। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी होता है। और यहाँ पर देखिए नॉर्थ पोल यानी उत्तरी ध्रुव में तापमान होता है -45 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पर सबसे ऊपरी सीमा विषुवत रेखा से सबसे ऊपरी सीमा पर -80 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। और यहाँ पर ही क्या होता है, मौसम संबंधी जितने भी जो घटनाएं हैं, ठीक है, वेदर संबंधी सभी घटनाएं यहाँ पर ही होता है। और इसका औसत तापमान का अगर बात किया जाए, औसत तापमान का अगर हम लोग बात करें तो औसत तापमान इसका होता है 15 डिग्री सेल्सियस। क्षोभ मंडल की औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर क्या होता है, धूलकण फिर क्या है, विकिरण, सौर विकिरण, सौर विकिरण, और क्या है, संवहन धाराएं, संवहन और संचालन का क्षेत्र होता है, संचालन का क्षेत्र होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट होता है। ठीक ना, तो ये है क्षोभ मंडल, मतलब इसमें क्या है, यह वायुमंडल का सबसे निचली परत है, यानी पृथ्वी से सबसे सटा हुआ परत है, और इसका जो है ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर होता है,
विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक होता है, ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम होता है। ये ऊंचाई के अनुसार इसका तापमान घटता है, जिसको नॉर्मल लैप्स रेट या सामान्य ताप ह्रास दर कहते हैं। उत्तरी ध्रुव पर इसका तापमान -45 डिग्री सेल्सियस और विषुवत रेखा की सबसे ऊंचे ऊपरी सीमा पर जो है इसका तापमान जो है वो -80 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से। और यहाँ पर धूलकण, विकिरण, सौर विकिरण, संवहन, संचालन का क्रिया भी होता है तथा मौसम संबंधी सभी प्रकार की घटनाएं इसी में होता है। इसलिए यह सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है और मनुष्य का निवास भी इसी में, मनुष्य का जो सर्वाइवल है वो इसी में हो सकता है। ठीक है, तो ये है क्षोभ मंडल। ठीक ना, ये है क्षोभ मंडल। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल उठता है कि ये विषुवत रेखा पर है ना, ये यहाँ पर विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक क्यों होता है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कम क्यों होता है? बताइए तो कोई। विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, सालों भर तापमान अधिक होते हैं और यहाँ पर हमेशा क्या होता है, लो प्रेशर होता है ना, LP यानी लो प्रेशर पाया जाता है, तापमान अधिक होता है, जिसके वजह से यहाँ पर संवहन धाराएं चलती है, संवहन धाराएं चलती है ना, और वायु अधिक ऊपर, चूंकि गर्म होने के कारण वायु अधिक ऊपर तक जाता है तो इसका जो सीमा है वो भी बढ़ जाता है। तो इसलिए विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई अधिक होता है और ध्रुवों पर क्या होता है, तापमान हमेशा कम होता है और वायुदाब अधिक होता है। तापमान कम, वायुदाब अधिक, तो वायु में नमी होता है, तो वायु भारी होता है तो वो ज्यादा ऊपर नहीं उठ पाता है, नीचे की ओर उसका प्रेशर एग्जर्ट होता है, तो इसलिए इसकी ऊंचाई कम होता है। तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो इतना चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। और इस अब यहाँ विषुवत रेखा के ऊपरी क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा पर एक संक्रमण पट्टी पाया जाता है जिसको क्षोभ सीमा कहते हैं, और जहां से जो है इसका ऊपरी परत समताप मंडल जो है अलग होता है। ठीक है, तो समताप मंडल और क्षोभ मंडल के बीच एक सक्रिय पट्टी पाया जाता है जिसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर होता है। 1.5 किलोमीटर की मोटी परत होता है ना, जिसको क्षोभ सीमा कहते हैं। और यह संक्रमण पट्टी होता है क्योंकि यहाँ पर क्षोभ मंडल और समताप मंडल दोनों के गुणों का समावेश, दोनों की विशेषताओं का समावेश होता है, इसलिए इसको संक्रमण पट्टी कहते हैं और इसका नाम है क्षोभ सीमा। ठीक है, क्षोभ सीमा। कोई दिक्कत? इसको ट्रोपोपॉज भी कहते हैं। और यहाँ पर वायुमंडलीय परिवर्तन जो है कुछ समय के लिए स्थिर हो जाता है या स्थगित रहता है। मतलब यहाँ पर अभी बताया ना कि मौसम संबंधी सभी प्रकार की घटनाएं क्षोभ मंडल में ही होता है, तो ये क्षोभ सीमा में वायुमंडल की जो गतिविधि है वो स्थिर हो जाता है या फिर इसमें यहाँ पर नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर समताप मंडल का भी प्रभाव देखा जाता है, ये दोनों परतों का प्रभाव यहाँ देखा जाता है, तो इसलिए इसको संक्रमण क्षेत्र कहते हैं, ट्रांजिशन जोन कहते हैं, और इसकी मोटाई 1.5 किलोमीटर होता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आगे है, इसके बाद इसके ऊपर है समताप मंडल। यहाँ पर है समताप मंडल, समताप मंडल। समताप मंडल, इसका ऊंचाई कितना होता है? तो यहाँ देखिए, इसका अधिकतम ऊंचाई होता है 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर। और यहाँ पर क्या होता है, इसकी ऊपरी सीमा पर तापमान होता है 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इस परत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता, ठीक है, इस परत की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि इसके जो ऊपरी भाग में, समताप मंडल के ऊपरी भाग में करीब
12 से 35 किलोमीटर तक की ऊंचाई पर एक अलग लेयर होता है, एक अलग गैस होता है, ओजोन गैस पाया जाता है, ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन लेयर। और इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है कि जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है कि समताप, मतलब यहाँ पर तापमान की दशाएं सालों भर समान होता है, इसलिए इसको समताप मंडल कहते हैं। और यहाँ पर मौसम संबंधी कोई एक्टिविटी नहीं होता है, आकाश हमेशा साफ रहता है, इसलिए इस समताप मंडल में क्या होता है, वायुयान की चलाने के लिए, है ना, मतलब जो भी स्पेस संबंधी जो कार्य है उसको यहाँ पर एरोप्लेन वगैरह चलाने के लिए ये बहुत ही आदर्श माना जाता है। ठीक है, और यहाँ ठीक ना, तो ये है 12 से 35 किलोमीटर। लेकिन अगर सविंदर सिंह में आप देखेंगे तो इसका ओजोन का जो ओजोन लेयर का जो संकेंद्रण है वो आपको मिलेगा 20 से 25 किलोमीटर के बीच। ओजोन का संकेंद्रण, समताप मंडल में ओजोन का संकेंद्रण 20 से 25 किलोमीटर के बीच मिलेगा। लेकिन दूसरे बुक में, किसी किसी बुक में आपको 12 से नहीं 20 से 35 किलोमीटर तक मिलेगा, लेकिन सविंदर सिंह में आपको 20 से 25 मिलेगा। तो मानना यही है, 20 से 25 ही मानिएगा। ठीक है, ठीक है। तो ओजोन लेकिन जब 35 होता है सर, हाँ 15 से 35 सर। नहीं नहीं, किसी बुक में आपको मिलेगा 20 से 35, किसी बुक में सविंदर सिंह में आपको सविंदर मिलेगा, सिंह में, सविंदर सविंदर सिंह सिंह में ही है 15 से 35। 20 से 25। कैसे नया हम में तो क्यों देख, चेंज हम भी किया मेरे होगा, पास आप देख लीजिएगा, हम यहाँ पर नोट करके रख दिए हैं। सविंदर सिंह में 20 से 25 मिलेगा, ज्यादा जो तो अब था। देखिए, हाँ 20 से 35 आप सही मारिएगा, चाहे कोई भी दोनों में से कोई भी मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन एक ही रहेगा, है ना, दोनों ऑप्शन नहीं रहता है। तो ये ओजोन का संकेंद्रण यहाँ पाया जाता है, समान तापमान होता है इसलिए समताप मंडल बोलते हैं, वायुयान चलाने के लिए आदर्श माना जाता है ना। ठीक है, तो इसके विषय में यही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तापमान हमेशा स्थिर होता है। और ये ओजोन का इंपॉर्टेंस ये है कि वायु, मतलब सूर्य से आने वाले जो यूवी रेज है, सूर्य से आने वाली यूवी रेज यानी अल्ट्रावायलेट रेज, यानी पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करने का काम करता है और जिससे हमें बचाता है। अगर ये पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट जो है हमारे तक पहुंच जाता तो क्या होता, बताइए। त्वचा कैंसर होता सर। हाँ, मतलब स्किन बीमारी, मतलब चर्म रोग संबंधी बहुत सारे चर्म रोग जो है होते हैं, या फिर हम यहाँ पर जीवन सर्वाइवल जो है हमारे लिए बहुत कठिन हो जाता। ठीक है, तो ये है समताप मंडल के बारे में इंपॉर्टेंट बातें। ठीक है, और यहाँ क्षोभ मंडल में थोड़ा सा एक चीज और नोट कर लीजिएगा कि यह क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा में ही एक वायु धारा चलता है, इधर से पश्चिम से पूरब की ओर एक वायु धारा चलता है, जिसको क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम जेट। बोलते हैं, सुने जेट स्ट्रीम। यस सर। क्षोभ मंडल के, हाँ क्षोभ मंडल और समताप मंडल, तो यह क्षोभ सीमा है ना, तो क्षोभ सीमा के ऊपरी सिरा पर जो है, ऊपरी सिरा पर एक वायु धारा चलता है जिसको जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो ये हो गया आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, अब आगे ये समताप मंडल, समताप मंडल में भी यही है कि इससे 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर ओजोन गैस का संकेंद्रण होता है, जो सूर्य से आने वाली जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज या पराबैंगनिक किरण है, उसको अवशोषित करता है और ये हमें पृथ्वी तक पहुंचने नहीं देता है, जिससे हमें हमें बहुत सारी हानिकारक बीमारियों से भी बचाता है ना, विभिन्न प्राणियों को। और चूंकि यहाँ पर नाम ही है समताप मंडल, तो सालों भर यहाँ पर सब तापमान की दशाएं समताप होता है, समान होता है, इसलिए यहाँ पर क्या होता है, वायुयान चलाने के लिए आदर्श, आकाश हमेशा साफ होता है और वायुयान चलाने के लिए आदर्श माना जाता है।
ठीक है, तो ये हो गया समताप मंडल। और समताप मंडल के भी ऊपरी सीमा पर एक संकरी पट्टी पाया जाता है, जिस है ना, जिसे समताप सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? समताप सीमा, जहां से ये अलग होता है और इसके ऊपर क्या होता है? मध्य मंडल पाया जाता है। मध्य मंडल, मध्य मंडल, ठीक है, ये है मध्य मंडल, ठीक है। और यहाँ मध्य मंडल के बारे में है कि यहाँ पर जो है ऊंचाई के साथ तापमान की दशाएं घटता है। मतलब इसमें क्या होता है? तापमान की दशाएं, ऊंचाई के साथ तापमान घटता है क्षोभ मंडल में। समताप मंडल में क्या होता है? समान रहता है, लेकिन ओजोन लेयर के बाद तापमान ऊंचाई के अनुसार बढ़ता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है? ऊंचाई के अनुसार तापमान घटता है। मध्य मंडल में ऊंचाई के अनुसार तापमान घटता है, और यहाँ पर इसके ऊपरी सिरे पर तापमान -85 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक, -100 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया, इसको मध्य मंडल कहते हैं। और इसमें कुछ बादल बनता है ना, बादल बनते हैं, जिसको है ना नॉक्टिलुसेंट बादल भी कहते हैं। नॉक्टिलुसेंट बादल, नॉक्टिलुसेंट बादल, नॉक्टिलुसेंट बादल कहते हैं। और यहाँ पर उल्का धूलि का भी प्रभाव देखा जाता है। उल्का धूलि का भी प्रभाव देखा जाता है। तो इसके बारे में ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसकी ऊंचाई 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक होता है। 50 से लेकर के 80 किलोमीटर तक होता है। और इसके ऊपरी सीमा पर एक संक्रमण पट्टी भी पाया जाता है, जिसको मध्य सीमा कहते हैं। क्या कहते हैं? मध्य सीमा या मेसोपॉज, ये इसको बोलते हैं स्ट्रेटोपॉज। स्ट्रेटोपॉज समताप सीमा इसको बोलते हैं। ये मध्य मंडल हो गया, मध्य मंडल। और ये हो गया मध्य सीमा, मध्य सीमा। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं मेसोपॉज, मेसोपॉज, ठीक है। तो ये है। उसके बाद इसके ऊपर जो है एक होता है आयनोस्फीयर, ठीक है। यहाँ होता है आयन मंडल, आयन मंडल, या इसको हम लोग ताप मंडल भी कहते हैं, जहां पर ऊंचाई के अनुसार तापमान क्या होगा? ऊंचाई के अनुसार तापमान बढ़ता है। ऊंचाई के अनुसार तापमान बढ़ता है। और यहाँ पर क्या होता है? क्या होता है कि तापमान में वृद्धि होता है। और यहाँ इसके मध्य भाग में यहाँ पर जो है 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। 25 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है। और यहाँ पर 2 प्रकार के रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। रेडियो एक्टिव पदार्थ यहाँ पर सक्रिय रहते हैं, है ना। रेडियो तरंगों का परावर्तन, रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। और यहाँ पर अरोरा बोरियालिस का नाम सुने हैं? जी सर, निषाद। यस सर, निषाद। उत्तरी ध्रुव ज्योति, उत्तरी दक्षिणी ध्रुव ज्योति, जिसको अरोरा, अरोरा बोरियालिस कहते हैं। और अरोरा बोरियालिस का प्रभाव भी यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो ये है। और इसकी ऊंचाई कितना है? 500, ठीक है, 500 किलोमीटर तक होता है। 500, ठीक है, 80 से 500 किलोमीटर तक होता है आयन मंडल या ताप मंडल। और इसके बाद इसके ऊपर जो है वो होता है क्या? बहिर्मंडल। लेकिन इसका ऊंचाई कहीं कहीं रहता है 80 से 640 सर। हाँ 640 भी रहता है, लेकिन 500 मानिए। और यहाँ पर जो है इसका ज्यादा यहाँ पर जो है बहिर्मंडल की ऐसे तो ऊंचाई नहीं है, लेकिन
अधिकतम ऊंचाई अगर हम लोग देखें तो इसका 2000 किलोमीटर है ना। और इसके बाद यहाँ हम लोग कह सकते हैं कि ये इसके बाद भी एक मंडल है, ये बहिर्मंडल हो गया, बहिर्मंडल, ठीक है। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर है। और इसके बाद भी एक मंडल है जिसकी ऊंचाई 80,000 किलोमीटर तक होता है और उसके ऊपरी भाग में तापमान जो है वो 1700 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको चुंबकीय मंडल कहते हैं, चुंबकीय मंडल। इसके ऊपर जो है चुंबकीय मंडल होता है, चुंबकीय मंडल। वैसे तो बहुत सारे बुक में नहीं मिलेगा ये, लेकिन ये चुंबकीय मंडल का भी जिक्र बारने लगा है। और चुंबकीय मंडल की ऊंचाई इसका 80,000 किलोमीटर तक देखा गया है, 80,000 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, तो ये है ना, तो यही है इसका। और इसमें तापमान में वृद्धि होता है, तापमान में वृद्धि, और आयनीकृत पदार्थ भी सक्रिय रहते हैं, आयनीकृत पदार्थ सक्रिय, ठीक है। तो ये है इसका ओवरव्यू हमारा वायुमंडल की संरचना का। सर 1 मिनट, तापमान में वृद्धि बहिर्मंडल तक भी हो जाएगा सर कि वहाँ घटेगा? बहिर्मंडल में तापमान का वृद्धि होता है कि कमी होता है सर, पता नहीं, लेकिन कमी होना चाहिए वहाँ। हाँ, मतलब कुछ ऊंचाई तक बढ़ता है, उसके बाद फिर कम होता है। देखिए, आयन मंडल तक तो है कि हम बढ़ता है, बढ़ता है, उसमें पूरा इसमें बढ़ता है, बढ़ता लेकिन है, आयन मंडल में बढ़ता है। घटता है, बहिर्मंडल में घट जाता है। हाँ, आयन मंडल में बढ़ता है। चलिए, अब इसका नोट्स लिख लीजिए, ठीक है। ये हो गया आपका फिगर के माध्यम से। अब इसके बारे में थोड़ा नोट लिख लीजिए और उसके बाद पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहला लिखिए क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल लिखिए, क्षोभ मंडल लिखिए। वायुमंडल की, वायुमंडल की सबसे निचली परत, वायुमंडल की सबसे निचली परत, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत और पतली परत है, ठीक है। इसका विस्तार, जो कुछ वहां फिगर में समझाए वही चीज यहाँ लिख दे रहे हैं। इसका विस्तार 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई, 8 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य। बताइए तो ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई कितना है? ध्रुवों पर ऊंचाई 8 किलोमीटर। 8 किलोमीटर। और विषुवत रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर। विषुवत रेखा पर ऊंचाई 18 किलोमीटर, ठीक है। चलिए, उसके बाद है समस्त मौसमी गतिविधियां, समस्त मौसमी गतिविधियां संपादित, समस्त मौसमी गतिविधियां संपादित, ठीक है। जैसे जैसे बादलों का निर्माण, यानी बादलों का बनना, जैसे बादलों का बनना, ठीक है। संवहन, संचलन,
संचालन और विकिरण की प्रक्रिया। विकिरण की प्रक्रिया, ठीक है। और समस्त जलवाष्प, इसको वाटर वेपर इसी मंडल में मिलते हैं, इसी मंडल में मिलते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद है नॉर्मल लैप्स रेट, यहीं पर काम करता है। नॉर्मल लैप्स रेट यहीं पर काम करता है। अब नॉर्मल लैप्स रेट होता क्या है? नॉर्मल लैप्स रेट क्या होता है? तो प्रति हजार। क्या लिखा सर? नॉर्मल क्या लिखा सर? नॉर्मल लैप्स रेट, LAPSE, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर प्रति हजार मीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान में क्या होता है? कमी। तापमान में कमी होता है, इसी को बोलते हैं क्या? नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर, सामान्य ताप ह्रास प्रति 1000 मीटर। हाँ, स्पेलिंग क्या? प्रति 1000 मीटर, MTR मीटर, उस शॉर्ट में लिखे हैं। नॉर्मल लैप्स का स्पेलिंग तो पता नहीं चल रहा है। NORMAL, नॉर्मल, NORMAL, नॉर्मल, LAPSE, लैप्स, RATE, रेट, नॉर्मल लैप्स रेट, सामान्य ताप ह्रास दर, इसको हिंदी में बोलते हैं सामान्य ताप ह्रास दर, सामान्य ताप ह्रास दर। ठीक है, बढ़े आगे बढ़ जाऊं? जी सर। चलिए अब यहाँ देखिए, इसी मंडल में सॉरी, इस मंडल की प्रमुख विशेषता, इस मंडल की प्रमुख विशेषता यह है कि ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होता है। ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है तथा इस मंडल में सबसे कम तापमान, इस मंडल में सबसे कम तापमान कहाँ होता है? बताइए तो कहाँ पर होगा सबसे कम तापमान? देखिए यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर देखिए है ना, -80 डिग्री सेल्सियस, ध्रुवों पर की विषुवत रेखा पर,
क्षोभ सीमा के पास है। विषुवत रेखा पर सबसे कम तापमान भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर? भूमध्य रेखा पर पाया जाता है, न कि ध्रुवों पर। ठीक है, भूमध्य रेखा पर कितना तापमान बताया था? -80 डिग्री सेल्सियस, और ध्रुवों पर कितना बताया था? -45 डिग्री सेल्सियस। यहां लिख लीजिए, भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग में, भूमध्य रेखा के ऊपरी भाग में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस, जबकि ध्रुवों पर -45 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, ये फिगर में लिखे भी है। हाँ, इसको जो है, अब एक चीज और छूटा था तो इसको लिखे, इस मंडल को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कौन से नाम से जाना जाता है बताइए तो? इस मंडल परिवर्तन मंडल से। हाँ, और क्या बोला जाता है? परिवर्तन मंडल के अलावा संवहन मंडल भी क्षोभ मंडल अधोमंडल भी बोला जाता है, या घर्षण मंडल। घर्षण मंडल, ठीक है, या फिर इसको संवहन मंडल भी कह सकते हैं। संवहन मंडल भी कहा जाता है। अधोमंडल भी बोला जाता है सर। हाँ, अधोमंडल भी बोला जाता है, लिख दीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है घर्षण परत। इसको घर्षण परत क्यों बोलते हैं? घर्षण परत क्यों बोलते हैं? क्योंकि स्थलाकृतियों के घर्षण के कारण, चूंकि पृथ्वी सतह से एकदम निकट होता है, तो वायु जब चलती है तो पृथ्वी पर क्या होता है? घर्षण होता है। तो इसलिए स्थलाकृतियों के घर्षण के कारण इसको घर्षण परत भी कहते हैं। अगला चीज इसमें इंपॉर्टेंट है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा, इसको लिखवाए थे फिगर में, ऊपरी सीमा एवं क्षोभ सीमा पर कौन सी धाराएं चलती है? कौन सी धाराएं चलती है? जेट धाराएं चलती है। ठीक है, जेट धाराएं चलती है। चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ जाए, लिख लिए? जी सर। यस सर, हो गया। हाँ, आगे इसका इंपॉर्टेंट है कि क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा को, है तो बड़ी आसान, लेकिन यही सब में कंफ्यूज करिएगा। इधर पूरा जितना इंपॉर्टेंट फैक्ट है सब लिखवा देते। क्षोभ सीमा के ऊपरी, सॉरी, क्षोभ मंडल के, नीचे वाला लाइन मेरा छूट गया है। हाँ बता देते हैं। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को लिखो,
हो गया? हो गया सर। क्षोभ मंडल के ऊपरी सीमा को क्षोभ सीमा, क्षोभ सीमा क्षोभ सीमा या ट्रोपोपाउज कहा जाता है। कहा जाता है, जिसकी मोटाई कितना बताए थे? फिगर में लिखे हुए हैं, जिसकी मोटाई कितना बताया, देखिए यहाँ 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर। लिखा हुआ है यहाँ 1.5। इसकी मोटाई 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर होती है। ठीक है। इस सीमा में सभी प्रकार के वायुमंडलीय परिवर्तन, सभी प्रकार के वायुमंडलीय परिवर्तन, सभी प्रकार के वायुमंडलीय परिवर्तन स्थिर या स्थगित हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। और इसका लास्ट इंपॉर्टेंट है कि ग्रीष्म ऋतु में इस मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। ठीक है। तो ये हो गया आपका समताप मंडल में इतना कुछ इंपॉर्टेंट है। अगर इतना कर लिए तो क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा इस क्षोभ मंडल में। ठीक है, सब कुछ क्लियर है कि कुछ कोई पॉइंट समझाना भी होगा? समझा दिया ना गीतू बाबू? जी सर। सब कुछ क्लियर है बाबू? जी सर। सभी को पूनम? इन्हीं को कुछ पूछना है इसमें, इस सब पॉइंट में तो पूछ सकते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे समताप मंडल। सब क्लियर है? आसान भाषा में है ना? चलिए अगला है समताप मंडल। इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, चलिए इसका विस्तार कितना बताएं? विस्तार कितना किलोमीटर तक? 50 ऋतु है किलोमीटर कि तक। नहीं? हाँ 50 50 किलोमीटर तक सर। ऋतु है? ऋतु जी सर। यस सर। इसका विस्तार 50 50 किलोमीटर। ठीक है, 50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है। ठीक है,
50 किलोमीटर की ऊंचाई के मध्य होता है ना। इस मंडल के निचले भाग में, ठीक है, इस मंडल के निचले भाग में, इस मंडल के निचले भाग में क्या होता है, ब्रैकेट में लिखे सामान्यतः 25 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में स्थिरता, तापमान में स्थिरता बताए थे वहां, स्थिरता, किंतु 30 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद, 30 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है, तापमान में वृद्धि होती है, जिसका कारण ओजोन गैस की उपलब्धता है, जिसका कारण क्या है, ओजोन गैस की, ओजोन गैस की उपलब्धता है, ठीक है, ओजोन गैस की उपलब्धता है, ठीक है। आगे बढ़े, जी सर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन। अगला लिखिए, इस समताप मंडल का जो खोज किया गया, कौन किए थे बता तो कोई पता है कि खोज कौन किए, किन्हीं को पता है बताइए, प्रमोद, नहीं सर नहीं पता है। पूनम, सर बोट महोदय कोई थे सर, बोट नाम के कोई व्यक्ति थे सर। अच्छा गीता को थोड़ा सा पता है, चलिए। और नागेश्वर सर, डी बोट है सर, डी बोट करके कोई है सर, डी हाँ बोट। वाह बाबू, टी जोन्स, डी टी जोन्स डी बोट ने किया, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। अब नेक्स्ट है समताप मंडल, समताप मंडल में 20 से 35 किलोमीटर के मध्य, 20 से 35 किलोमीटर के मध्य का क्षेत्र क्या होता है, कौन सा गैस के लिए होता है, क्या अधिकता होता है, ओजोन। ओजोन की, ओजोन की अधिकता का क्षेत्र है, जो
जो क्या करता है, जो सूर्य से आने वाली, लाभदायक ना, लाभदायक कि हानिकारक? हानिकारक गैस को सर सोखती है हानिकारक और त्वचा कैंसर से बचाती है। पराबैंगनी, हानिकारक पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करती है, अवशोषण करती है, ठीक है, अवशोषण करती है। यदि ये किरण, यदि ये किरण धरातल तक पहुंच जाएगी, धरातल तक पहुंच जाएगी तो धरातल पर जीवन संभव हो पाएगा कि नहीं? नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसी कारण इस परत को, इस परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी की ओर सुरक्षा कवच सर। सुरक्षा कवच, सुरक्षा कवच इम्पोर्टेंट है, कहा जाता है। कहा जाता है, ठीक है। आगे लिखिए, इस मंडल में, क्योंकि हम बताए हैं कि ये मंडल क्या होता है, बहुत ही साफ मंडल है, स्वच्छ मंडल है ना, और आकाश भी साफ रहता है, तापमान की दशा भी हमेशा समान रहता है, तो यहाँ पर कोई बादल उदल नहीं बनता है। बनता है क्या बादल? नहीं बनता है, लेकिन कुछ विशेष प्रकार के बादल यहाँ पर, हाँ, कुछ विशेष प्रकार के बादल बनते हैं, जिसको यहाँ पर मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या मुक्ताप बादल कहते हैं। तो यहाँ पर लिखे, इस मंडल में बादल नहीं होते, इस मंडल में बादल नहीं बनते। बनते हैं क्या? नहीं बनते है ना। किंतु कभी कभी जलवाष्प उपलब्ध रहने के कारण, जलवाष्प उपलब्ध रहने के कारण, जलवाष्प उपलब्ध रहने के कारण कुछ विशेष प्रकार के दुर्लभ बादल, कुछ विशेष, निशादीप्ति मेघ सर या मदर क्लाउड से। नहीं, कुछ विशेष प्रकार के दुर्लभ बादल बनते हैं, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड
जिसको हिंदी में मुक्ताब मुक्ताब मुक्ता मेघ की जननी बादल, कहते हैं ना सर। हाँ मुक्ताब बादल कहा जाता है, कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। चलिए हो गया, आगे बढ़े। मदर ऑफ क्या लिखा है सर? पर्ल क्लाउड, PEARL, PEARL, पर्ल क्लाउड, CLOUD, क्लाउड, मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या मुक्ताब बादल, या तो इसको निक्रियस बादल, निक्रियस बादल भी कहते हैं, निक्रियस बादल, मुक्ताब बादल या निक्रियस बादल भी कहते हैं। आगे बढ़े। जी सर। पूनम, सर सभी को हो रहा है ना? सर यहाँ पर शॉर्ट में लिख दीजिए निक्रियस बादल। निक्रियस बादल भी कहते हैं। हाँ, आगे लिखिए, इस मंडल की मोटाई, इस मंडल की मोटाई, इस मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सर्वाधिक, ध्रुवों पर सर्वाधिक, इस मंडल की मोटाई ध्रुवों पर सर्वाधिक, ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है। ध्रुवों पर सर्वाधिक होती है तथा कभी कभी, तथा कभी कभी विषुवत रेखा पर इसका लोप हो जाता है, लोप हो जाता है। ठीक है, इसके बाद लिखिए अगला, समताप सीमा, समताप मंडल की ऊपरी सीमा को, समताप मंडल की ऊपरी सीमा को, समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा, समताप सीमा, ठीक है, या स्ट्रेटोस, स्ट्रेटोपाउज कहते हैं, स्ट्रेटोपाउज कहते हैं। इसकी मोटाई, इसकी मोटाई कितना होता है? 5 किलोमीटर होती है। ठीक है, इस मंडल का ऊपरी भाग पर तापमान कितना बताए थे? इस मंडल के ऊपरी 0 डिग्री भाग
पर तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होती है ठीक है। तो ये हो गया समताप सीमा, समताप मंडल हो गया, है ना। इतना कुछ इंपॉर्टेंट है समताप मंडल में, ठीक है। चलिए अगला है मध्य मंडल। सब सिंपल आसान भाषा में है ना, किताब का लैंग्वेज नहीं लग रहा है। नहीं सर। मेसोस्फेयर, मध्यमंडल समताप सीमा से 80 किलोमीटर, समताप सीमा से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक का क्षेत्र, ऊंचाई तक का क्षेत्र मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है। मध्य मंडल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। मध्यमंडल के नाम से जाना जाता है। हुआ निशु? संध्या? यस सर, हो गया। पूनम निकल गई, हो गया पूनम? आगे बढ़े। पूनम निकल गई थी बीच में। इस मंडल में ऊंचाई के साथ, इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में कमी होती है। तापमान में कमी होती है। तापमान में कमी होती है, ठीक है। इस मंडल के ऊपरी भाग में तापमान, इस मंडल के ऊपरी भाग में तापमान कितना होता है? -85 से -100 डिग्री सेल्सियस होता है। जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान का क्षेत्र है।
तो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान का क्षेत्र है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपॉच कहा जाता है। इस न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपॉच कहा जाता है। ठीक है, आगे लिखिए। इस मंडल में तापीय कमी के कारण इस मंडल में, ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, इस मंडल में तापीय कमी के कारण, तापीय कमी के कारण एक विशेष प्रकार का मेघ बनता है जिसको निशा दीप्ति मेघ, याद आया? ऋतु जी सर। निशा दीप्ति मेघ सर, न्यूक्लियर क्लाउड सर इंग्लिश में। जिसको नॉक्टिलुसेंट क्लाउड, नॉक्टिलुसेंट, उसको लिखवाए थे ना ईगल में, नॉक्टिलुसेंट क्लाउड का निर्माण होता है। क्या हो रहा है? का निर्माण होता है, निर्माण होता है, जिसका कारण क्या है? उल्का धूल, उल्का धूल, यानी उल्का धूल के कारण ही यहाँ पर एक विशेष प्रकार के बादल बनते हैं जिसको निशा दीप्ति मेघ या नॉक्टिलुसेंट क्लाउड कहा जाता है। ठीक है, नॉक्टिलुसेंट क्लाउड कहा जाता है। मेसोपॉच के ऊपर मेसोपॉच के ऊपर 80 से 500 किलोमीटर के मध्य का सब कुछ है ना, अभी टीम सर्किल लोग क्षेत्र, सब कुछ है। मध्य का क्षेत्र तापमंडल। आगे बढ़े। निशु माइक ऑफ कर लो, निशु माइक ऑफ कर लो। हाँ, मेसोपॉच के ऊपर 80 से 500 किलोमीटर के मध्य का क्षेत्र तापमंडल, या यहाँ से तापमंडल है, हेडिंग दे दो, तापमंडल या आयन मंडल। मध्य का क्षेत्र तापमंडल या आयन मंडल के नाम से जाना जाता है, के नाम से
जाना जाता है। इस मंडल में आयनीकृत पदार्थ पीछे कीजिएगा थोड़ा सा, छूट गए पीछे सर। एक लिखे, लिख के बता दीजिएगा। ताप टाइम भी हो गया। ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, छोटा चैप्टर है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। आगे बढ़ जाइए सर। हो गया? जी सर। जाना जाता है। इस मंडल में आयनीकृत पदार्थों की उपस्थिति के कारण तापमान में वृद्धि होती है। तापमान में वृद्धि होती है। इसी मंडल से रेडियो तरंगे परावर्तित होते हैं। रेडियो तरंगे परावर्तित होती है। वस्तुतः यह मंडल अनेक आयनीकृत परतों में विभक्त है। यह मंडल अनेक आयनीकृत परतों में विभक्त है, जो निम्न है। यहाँ पर कौन कौन से परत है, तो यहाँ लिखिए परत का नाम बना दीजिए ऐसे, परत का नाम और यहाँ पर ऊंचाई। कौन कौन सा परत है, तो पहले लिखिए डी परत। डी परत की ऊंचाई कितना है, तो 80 से कितना ऊंचाई है, 96 किलोमीटर। ठीक है। कहीं कहीं पर सविंदर सिंह में आपको दिया हुआ है 60 से 96। ठीक है, सविंदर सिंह में दिया रहेगा 60 से 96। ये सविंदर सिंह के अनुसार है। इसके बाद है ई परत। ई परत में क्या है, 96 से 100
44, सिर्फ इसका हाइट ही पूछता है, ज्यादा कुछ नहीं पूछता है, ठीक है। एफ परत, एफ परत, एफ परत की ऊंचाई कितना है? 144 से कितना है कि तू 144 से इतना नहीं है, बोलिए। और कोई दूसरा कोई? पूनम 144 से कितना मोटा है? 360 किलोमीटर। और इसके बाद है एक जी परत, जी परत, जी परत है 360 से 400 किलोमीटर, 360 से 400 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हाइट ही पूछता है, एकदम ध्यान रखिएगा। इसे पहले लिखवाया गया था कि नहीं? पिछला नोट्स में मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है? ये सब नहीं लिखे थे सर। नहीं बताए थे सर, ये सब बताए थे, डी एफ परत मतलब बताए थे, और इसका ऊंचाई बता दिए थे, शॉर्ट पूरा बताए थे सर। अच्छा ठीक, चलिए लिखिए इसको, ये ऊंचाई पूछता है, इसका ऊंचाई ही ध्यान रखिएगा। आगे बढ़े। थोड़ा सा है, यदि यह परत, यह परतें नहीं होती, यह परतें नहीं होती तो समस्त रेडियो तरंग, रेडियो तरंगे भूतल पर न आकर, भूतल पर न आकर अंतरिक्ष में विलीन हो जाती है, अंतरिक्ष में विलीन हो जाती, जिसके कारण, जिसके कारण विलीन हो जाती, ठीक है। उसके बाद लिखिए अगला पॉइंट, इस मंडल में इस मंडल में उत्तरी ध्रुव ज्योति, उत्तरी ध्रुव ज्योति एवं दक्षिणी ध्रुव ज्योति, दक्षिणी ध्रुव ज्योति के दर्शन होते हैं, दर्शन होते हैं, जिसके कारण ब्रह्मांडीय किरणें, जिसके कारण क्या है तो ब्रह्मांडीय किरणें, ब्रह्मांडीय किरणें हैं, ब्रह्मांडीय किरणें हैं, ठीक है। अच्छा, ये उत्तरी ध्रुव ज्योति क्या है और दक्षिणी ध्रुव ज्योति क्या है? किन्हीं को पता है क्या? बताइए तो। सर पता है उत्तरी कि ध्रुव और
दक्षिणी ध्रुव के पास लाल रंग दिखाई पड़ता उत्तरी है, ध्रुव उसी को ज्योति या दक्षिणी ध्रुव ज्योति क्या है? उत्तरी ध्रुव ज्योति एवं दक्षिणी ध्रुव ज्योति, इसको अरोरा बोरियालिस और अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ये है क्या, बताइए। सर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के पास लाल रंग का प्रकाश दिखाई पड़ता है, उसी क्यों? को ही कहते हैं सर। गीतू, ये तो कारण तो नहीं पता है सर। सर ये गीतू ना बताइए। क्या प्राकृतिक घटना है सर, मतलब हाँ? क्या होता है ना सर कि ये अलग टाइप से वहां लगेगा ना सर कि कोई ज्वाला मतलब वो उठ रहा है सर, प्रकीर्णन के कारण होता है सर ये घटना। और कोई बता सकते हैं क्या? दीपक बाबू, दीपक, नहीं सर, नहीं पता है। और कोई? देखिए होता क्या है ना कि ये आयन मंडल में जो है वो जो वायु होता है ना, वायु तो पूरा पृथ्वी को घेरे हुए है, और ये वायुमंडल का ही वायु का ही परत का जो अलग अलग भाग है। तो आयन मंडल में जो क्या होता है कि इस वायु में एक विचित्र प्रकार का बहुत ही यूनिक जो है सो चमक आता है। ठीक है, बहुत विचित्र प्रकार का चमक आता है, और इसी चमक को बोलते हैं दीप्ति, एयर ग्लो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एयर ग्लो। एक विशेष विचित्र प्रकार का यूनिकनेस होता है। ठीक है, अलग टाइप का एक चमक आता है, जिसको एयर ग्लो या दीप्ति बोलते हैं। और ये क्या होता है, तो सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है ना, सूर्य से आने वाली जो ऊर्जा है वो एकदम संपन्न होता है, और उसका जो विकिरण का क्रिया है यहाँ पर उत्तेजित रूप में दिखता है, बहुत ही तीव्र रूप में दिखता है। ठीक है, तो उसी तीव्र जो प्रकाश है ना, उसी को उत्तरी ध्रुव के पास सूर्य से आने वाले जो तीव्र प्रकाश है ना, उसके कारण हवा जो है विचित्र रूप से चमकीला सा दिखता है। और इसी चमकीला जो दीप्ति है, इसी है ना चमकीला जो प्रकाश है, उसको उत्तरी ध्रुव के पास बोलते हैं क्या, उत्तरी ध्रुव ज्योति, और दक्षिणी ध्रुव के पास बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव ज्योति। मतलब है ना, सूर्य से आने वाला जो तीव्र तेज है, सूर्य से आने वाला जो तीव्र प्रकाश, वो मंडल में चूंकि रेडियो एक्टिव पदार्थ एक सक्रिय होता है ना, सक्रिय होता, तो यहाँ आयन मंडल में सूर्य से आने वाला जो तीव्र प्रकाश है वो वायु में जब मिलता है, तो मिलने के बाद एक विचित्र सा एकदम सा चमक उत्पन्न होता है। उसी चमक को एयर ग्लो या दीप्ति कहते हैं, और इसी को उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव के पास दक्षिणी ज्योति कहते हैं। ठीक है, वायु में चमक उत्पन्न होता है। जैसे आप कभी देखते होंगे ये मतलब जब कमरा जब अंधेरा रहता है ना, और कोई रोशनदान से लाइट जब आते रहता है, देखते हैं, तो वहां पर बहुत सारा चीज जो है सो धूलकण वगैरह मतलब मंडराते हुए दिखता है। देखे हैं कभी ऐसा, महसूस किए कभी? तो इसी प्रकार से वहां पर जो है आयन मंडल में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ मतलब चमकीला पदार्थ जो है सो वायुमंडल में पूरा विलीन रहता है, वायु के साथ विलीन रहता है, घुला रहता है, और वो हमेशा गति करता रहता है। तो जब सूर्य का प्रकाश उस आयन मंडल के वायु में पड़ता है तो वो विचित्र चमक उत्पन्न करता है, और इसी विचित्र चमक को, इसी यूनिक जो लाइट निकलता है, उसी को बोलते हैं एयर ग्लो या फिर बोलते हैं दीप्ति। ठीक है, और इसी को जो है क्या बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव के पास इसी चमक को, इसी यूनिक जो लाइट है आयन मंडल में वायु में जो उत्पन्न होता है, उसको उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव ज्योति कहते हैं। ठीक है, आयन मंडल में ही उत्पन्न इसलिए होता है क्योंकि आयन मंडल में रेडियो एक्टिव पदार्थ वायु में सक्रिय होते हैं,
और यही रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है एक विचित्र सा चमक उत्पन्न करते हैं जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है। ठीक है, कोई दिक्कत? सर इससे पीछे वाला थोड़ा सा रिपीट कर दीजिए सर, इससे पीछे वाला थोड़ा सा दिखाइए सर। इसके पीछे वाला कर रहे हैं। जी सर। उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव ज्योति समझ गए ना, कि प्रकाश का ही एक पुंज है जो वायु, चूंकि वायु में यहाँ पर एक विशेष प्रकार का कण जो है मौजूद रहता है, और वह कण कौन सा है? वह कौन कण, क्या कण है? वायु में जो कण मौजूद है उसको क्या बोलते हैं? वो रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना। आयन मंडल में रेडियो एक्टिव पदार्थ जो सक्रिय है वायु के साथ, तो वायु में जब सूर्य का तेज, सूर्य का प्रकाश जब वायु में पड़ता है तो ये जो कण उसके साथ मिले हुए हैं, उस कण के कारण एक विचित्र प्रकाश उत्पन्न होता है, विचित्र चमक उत्पन्न होता है, और उसी चमक को उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव ज्योति कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना? संध्या, आवाज नहीं जा रहा है क्या? यस सर। क्लियर है? उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव ज्योति समझ में आ रहा है? इसको हिंदी में बोलते हैं दीप्ति, और एक वायु में उत्पन्न होने वाला चमक। और वायु में चमक इसलिए उत्पन्न होता है क्योंकि वायु के साथ वहां आयनीकृत पदार्थ या रेडियो एक्टिव पदार्थ मौजूद होते हैं, तो रेडियो एक्टिव पदार्थ के कारण ही विशेष प्रकार का चमक होता है, और इसी चमक को उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव ज्योति या अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव ज्योति या अरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है एफ परत। एफ परत, एफ परत को एप्लेटन, एफ परत को एप्लेटन परत के नाम से जाना जाता है, जाना जाता है। तो ये है, इस चैप्टर में इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आज वायुमंडल की संगठन और संरचना समाप्त। ठीक है, क्या लिखा सर? एफ परत की एफ परत को, एफ परत को एप्लेटन परत के नाम से जाना जाता है। एफ परत को एप्लेटन परत के नाम से जाना जाता है। एफ परत को एप्लेटन परत के नाम से जाना जाता है। तो ये वायुमंडल की संरचना और संगठन जो है यहाँ पर समाप्त हो गया। ठीक है, बहिर्मंडल रह गया सर। बहिर्मंडल के लिए कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है जी, वहां पर कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, वहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछता है नहीं, इसलिए इसको नहीं बताएं सर। तो इसमें सीधा यही है कि आयन मंडल के ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहते हैं, और इसके बाद जो है, इसके बाद का जो भाग है उसको बाह्य अंतरिक्ष कहते हैं, अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। ठीक है, तो ये वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है, वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत है। तो इसलिए बस इतना ही कुछ इसमें इम्पोर्टेंट है। सर मेरा आवाज जा रहा है? हाँ बोलिए। बोल रहे थे सर उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव, एक बार फिर से समझा दीजिएगा तो अच्छा रहेगा सर। अभी नहीं बताए, वही तो पूछ रहे थे हम। तरह से समझ में नहीं आया। उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव ज्योति, ज्योति मतलब क्या होता है? ज्योति मतलब होता है प्रकाश, या प्रकाश की चमक, चमक। और उत्तरी ध्रुव मतलब उत्तरी ध्रुव के पास जो चमक, उत्तरी ध्रुव
उत्तरी ध्रुव में ज्योति मतलब उत्तरी ध्रुव के पास जो प्रकाश में चमक, प्रकाश की चमक किसमें? वायु में। वायु में प्रकाश की चमक जो उत्पन्न होता है किसके पास? उत्तरी ध्रुव के पास, उसको उत्तरी ध्रुव ज्योति। और वायु में प्रकाश की चमक जो है दक्षिणी ध्रुव के पास जो होता है उसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव ज्योति। ठीक है। अब ये होता क्यों है? क्योंकि आयन मंडल में ही ये होता है, क्योंकि आयन मंडल में रेडियो एक्टिव पदार्थ रेडियो एक्टिव पदार्थ है ना, या आयनीकृत पदार्थ सक्रिय होते हैं, है ना, सक्रिय या विलीन होते हैं, मिले होते हैं। वायु में एक विशेष प्रकार के पदार्थ जिसको रेडियो एक्टिव पदार्थ या आयनीकृत पदार्थ जो है मिले होते हैं, और इस होते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश, सूर्य का तेज जब इस वायु में मिले हुए रेडियो एक्टिव पदार्थों पर पड़ता है तो इसके कारण वायु में एक विशेष प्रकार का चमक उत्पन्न होता है, एक यूनिक जो है लाइट उत्पन्न होता है कि नहीं, विचित्र चमक उत्पन्न होता है, जिसको बोलते हैं एयर ग्लो, या तो हिंदी में बोलते हैं दीप्ति। ठीक है, एयर ग्लो। और इसी को जो है, इसी दीप्ति या एयर ग्लो या प्रकाश को उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव ज्योति, और इसी ग्लो को दक्षिणी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव ज्योति कहते हैं। अरोरा उत्तरी ध्रुव के पास अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव के पास अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। मतलब वायु में आयनीकृत पदार्थ जो मौजूद है उसके कारण जब सूर्य का प्रकाश इस पर पड़ता है तो एक विचित्र चमक उत्पन्न करता है। ठीक है, विचित्र प्रकाश उत्पन्न करता है, विचित्र चमक उत्पन्न करता है वायु में। तो ये वायु में जो विचित्र चमक उत्पन्न हो रहा है इन पदार्थों के कारण, इसी को क्या कहते हैं? एयर ग्लो या दीप्ति कहते हैं। और इस एयर ग्लो या दीप्ति को उत्तरी ध्रुव के पास उत्तरी ध्रुव ज्योति और दक्षिणी ध्रुव के पास दक्षिणी ध्रुव ज्योति कहते हैं। उत्तरी ध्रुव के पास अरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव के पास अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? अब समझ आया? यस सर। चलिए, तो अगला टॉपिक है हम लोग का। तो आज के लिए इतना ही यहाँ एंड करते हैं। टाइम भी एक्स्ट्रा हो गया, 8 बजिए गया। ठीक है, 7:30 बजे हमको खत्म करना है। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। अगला टॉपिक हम लोग का रहेगा वायु संहतियां। ये नेक्स्ट टॉपिक है। नेक्स्ट है वायु संहतियां, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एयर मासेस, एयर मास। ठीक है, जिसको या तो इसको वायु राशि भी कहते हैं, वायु राशि। ठीक है, तो सभी को गुड नाइट।